हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज देखेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के दूसरे वाले भाग से अध्याय 2 कृषि का चैप्टर। अब इसमें प्यारे साथियों देखेंगे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग को ये क्लास समझ में आएगा और बहुत अच्छे से देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नहीं हम यहाँ दिखाएंगे, 4 ऑप्शन बोलेंगे, उसमें से जो हमारा सही है उसे हम रिपीट करेंगे। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। तो ऑप्शन नंबर ख, रोपण कृषि। अगला देखेंगे, इसमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए साथियों, कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है जो इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो चना यानी देखिए जो नवंबर और अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, वो सारे रबी के फसल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रबी की फसल कौन कौन सी है। जैसे गेहूँ, सरसों, आलू, चना, मटर इत्यादि, ये सारे आपके रबी की फसल है। इसमें कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार मतलब जिसके छिलके निकाल करके हम उपयोग करते हों। अर्थात ऑप्शन नंबर ए दालें, ख मोटे अनाज, ग ज्वार और घ तिल। तो दालें ये फलीदार फसल होते हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो न्यूनतम सहायता मूल्य देने के लिए सरकार क्या करती है, फैसले लेती है। चाहे वो सूखा का हो, चाहे बाढ़ग्रस्त हो या फिर क्षति का हो। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। बिखरी कृषि जोतों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है। जोत, चकबंदी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो देखिए जो यहाँ वहाँ हमारे कृषि भूमि या खेत बटे होते हैं उनको एकत्रित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। और चकबंदी के ही माध्यम से हम वो सारे भूमि को एकत्रित कर लेते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट। तो काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कपास की कृषि सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में ही पैदा होती है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। गन्ना, चाय, रबर, जूट। तो जूट। अब रेशेदार से ये समझ लीजिए जिससे आपके सूत बनते हैं और रस्सी बनते हैं, धागे बनते हैं, वो रेशेदार फसल होते हैं। तो आप अगर यहाँ कपास होता तो कपास भी माना जाता है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार के रेगिस्तान में। तो दक्कन के पठार में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। चना, धान, कपास। यहाँ देखेंगे ख ग दोनों। तो चना और ये कपास, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर। खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। यहाँ से देखेंगे प्रश्नों को। दिया है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के बारे में लिखिए, हरित क्रांति की विशेषता क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे। हरित क्रांति से अभिप्राय सिंचित
और असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली फसलों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उपजों का यथासंभव अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही हरित क्रांति है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति का मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र में लाए बदलाव को ही हम हरित क्रांति के नाम से कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस कृषि पे पड़ा, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे गेहूं, क्योंकि जब हरित क्रांति आया था तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव गेहूं के फसल पे देखने को मिला। देखेंगे ऑपरेशन फ्लड क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ये दोनों दूध उत्पादन से है। यह दिया है दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति की बाद दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में दूध व्यवसाय का विकास करना या दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य था, और इसी को हम ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ देखेंगे एक छोटा सा प्रश्न दिया है, आत्मनिर्वाह कृषि किसे कहते हैं? छोटी छोटी एवं बिखरी जोतों पर परंपरागत रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती आत्मनिर्वाह कृषि कही जाती। बहुत ही स्पष्ट और सुंदर लिखा गया है। आत्मनिर्वाह यानी अपने निर्वाह के लिए जो कृषि कार्य किए जाते हैं या जो खेती बाड़ी किए जाते हैं उन्हें हम आत्मनिर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो को, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। झूम क्या है, झूम कृषि क्या है, झूम क्या है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो हम उत्तर देंगे झूम उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड इत्यादि में खेती की प्रचलित रूप है। इस प्रकार के स्थानांतरण रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और ये झूम खेती के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूछता है रोपड़ या बागाती कृषि क्या होता है या रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, तो उसे भी हम देख लेंगे। रोपड़ कृषि जो बागाती कृषि भी कहलाती है, एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसे झाड़ी या वृक्षों के रूप में बागानों में उगाया जाता है। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कृषि उपजें बागानों में उत्पन्न की जाती है। थोड़ा सा यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम देखेंगे। रोपड़ कृषि फार्मों या बागानों में की जाती है। अधिकांश बागानों पर विदेशी कंपनियां या कंपनियों का आधिपत्य यानी अधिकार रहा है। इसके अंतर्गत विशिष्ट उपजों चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तेल, ताड़, नारियल, गिरी, जूट, फलों आदि का ही उत्पादन किया जाता है। इन कृषि उत्पादों का उपभोग समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों के निवासियों द्वारा किया जाता है। बागानों में ही कार्यालय, माल तैयार करने, सुखाने, प्रसंस्करण इकाइयाँ, पैकिंग एवं श्रमिकों के निवास आदि होते हैं। यानी ये ऐसी कृषि है कि ये पूर्ण रूप से वहीं अस्थायी रह करके करते हैं। फिर देखेंगे 5वां नंबर, यहाँ अधिकांश तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियाँ समशीतोष्ण देशों से आयात की गई हैं। प्रारंभ में यूरोपियनों द्वारा लगभग सभी महाद्वीपों में इस कृषि का विकास किया गया था। मलेशिया में रबड़ के बागान अंग्रेजों ने, ब्राज़ील में कहवा का बागान पुर्तगालियों ने, मध्य और दक्षिण अमेरिका देशों में केले की खेती स्पेनवासियों ने आरंभ की थी। यहाँ के उत्पादों का उपभोग समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि अधिकांश उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इसलिए इन उपजों के बागान तटीय क्षेत्रों अथवा उत्पादनों के पृष्ठ प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं। उपनिवेशों की समाप्ति के साथ साथ अब इन बागानों पर स्थानीय शासन का नियंत्रण हो गया है और कुछ परिवर्तनों के साथ अपने तरीके से रोपड़ कृषि के विस्तार में लगे हैं। बस यहाँ तक। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो देखेंगे आज का क्लास
आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।